हेलो स्टूडेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स के चैप्टर के इस पार्ट में जो पॉइंट्स हमारे पेंडिंग है वो हम यहाँ कवर करेंगे। हम इसमें जो पॉइंट सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं उसका जो टाइटल है, जिसे आप हेडिंग बोलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों के प्रकार। इससे पहले हमने मेंशन किया सेक्शन 2H में कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जिसमें वो सारे फीचर होने चाहिए जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। यहाँ अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जब कवर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है जो हमने डिस्कस किया, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। अब उसका नाम अलग हो सकता है, उसका एक बोलने का तरीका अलग हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, लेकिन उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। उनको अलग अलग बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बेस जो कॉन्ट्रैक्ट को बाइफ्रिकेट करने के लिए मेंशन किया जाता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी कि उत्तरदायित्व के आधार पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है। एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दो पार्टीज़ में से अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और दूसरी पार्टी ने अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना है तो उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अगर आप उधार में सामान खरीद करके ले आए, इसका मतलब दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन आपने अभी पेमेंट करनी है, आपने अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना है। एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, दूसरी पार्टी ने अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, तो उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल अगर दोनों पार्टीज ने अभी अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना है, फ्यूचर की तय की गई डेट पर वो अपना अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, तो उसे बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आपने कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया कि 5 लाख का सामान भेज दिया जाए। कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको सामान 10 दिन के बाद भेज देंगे, और आपने कहा कि ठीक है, जैसे ही सामान आएगा हम आपकी पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर अभी आपने भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, उन्होंने भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, और इस तरह की सिचुएशन में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड कैटेगरी जिनके बेस पर हम इसका डिवीज़न कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसे कैसे फॉर्म किया गया, कैसे बनाया गया। इसके अंदर भी फर्दर दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्पष्ट। दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गर्भित अनुबंध। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाली दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ कर के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन एक दूसरे को कन्वे कर देती हैं, समझा देती हैं, आपस में शेयर कर लेती हैं, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, सब कुछ एक दूसरे को बता दिया गया, समझा दिया गया, कन्वे कर दिया गया, डाउट्स क्लियर कर दिए गए। वो ओरल भी हो सकता है, वो इन राइटिंग भी हो सकता है। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस यानी कि स्पष्ट अनुबंध कहा जाता है। और फर्दर इसके अलावा दूसरा हमने मेंशन किया इम्प्लाइड जिसे आप कॉमन सेंस कहते हैं, ऑब्वियस कहते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बड़े सिंपल से एग्जांपल है, आप दुकान से सामान खरीदते हैं तो इम्प्लाइड है कि आप पैसे देंगे। आप रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं तो इम्प्लाइड है कि आप पैसे देंगे। आप ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जानते हैं कि आपको उसके टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। बस में ट्रैवल करते समय आपको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज़ें इम्प्लाइड हैं, ऑब्वियस हैं, कॉमन सेंस है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ हमारा बिहेवियर, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कन्वे करती है कि हमें दूसरी पार्टी के लिए अपना प्रॉमिस पूरा करना है या करना होगा। इस तरह की सिचुएशंस में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। थर्ड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के आधार पर भी इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है एग्जीक्यूटेड का मतलब निष्पादित, जो पूरा किया जा चुका है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी का मतलब निष्पादनीय, जिसे पूरा किया जाना बाकी है। एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाली दो पार्टीज अगर अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती हैं, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं रह जाता, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप दुकान पर गए, आपने पैसे दिए, आपने सामान ले लिया, सब कुछ पूरा हो गया, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आपने कंपनी का ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी ने सामान भेज दिया, आपने पेमेंट कर दी, दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट
आपने किया, उसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जब वो अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती हैं तो उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, पूरा हो चुका, निष्पादित, उसमें कुछ भी किया जाना बाकी नहीं होता है। दूसरा हमने लिखा एग्जीक्यूटरी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो दोनों में से एक पार्टी ने या दोनों ने ही अभी अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना है तय की गई शर्तों के हिसाब से, तो उसे एग्जीक्यूटरी कहा जाएगा। जैसे हमने बाइलैटरल और यूनिलैटरल वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया, वो इसी की ही अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो एग्जीक्यूटरी का मतलब जहाँ दोनों पार्टीज़ ने अभी या तो अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना है या दोनों में से एक ने अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, तो उसे हम एग्जीक्यूटरी वाली कैटेगरी में मेंशन करेंगे। एक और इसका कैटेगराइजेशन हो सकता है, उसे हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, परिवर्तनीयता के आधार पर। इसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो एनफोर्सेबल ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एनफोर्सेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सभी शर्तें पूरी हुई हैं, सभी लीगल उसके कंटेंट्स पूरे हैं, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, तो उसे लॉ से एनफोर्स करवाया जा सकता है। इसके विपरीत हमने लिखा अनएनफोर्सेबल, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया उसमें सब कुछ सही है, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, उसे पूरा किया जा सकता था, लेकिन जिस समय उसे पूरा किया जाना था उस समय दोनों पार्टीज़ को पता चलता है कि उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, कहीं सिग्नेचर रह गए हैं, किसी की टेक्निकल वजह से कोई पेज पर जो टाइपिंग का कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा है वो मिसिंग है। तो जब तक वो गलती, वो टेक्निकल मिस्टेक, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक है या सिग्नेचर्स की मिस्टेक है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा हो ही नहीं सकता, जब तक वो टेक्निकल डिफेक्ट उसमें है तब तक वो अनएनफोर्सेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका वो टेक्निकल डिफेक्ट, उसकी जो मिस्टेक है वो ठीक कर दी जाएगी, उसके बाद वो अनएनफोर्सेबल से अपने आप ही एनफोर्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेस पर हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल होते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होती, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है या उन्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही भी कहा जा सकता है। दूसरा हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिस समय आप करते हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, किसी तरह का कोई भी टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी भी उसे पूरा करना चाहती है, लेकिन फ्यूचर की जिस डेट को उसे पूरा किया जाना था उस डेट को सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि अब उसे पूरा किया जाना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। तो उस समय वो क्या हो जाएगा, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक फंक्शन के लिए बैंकेट हॉल बुक कराया, एक डेट आपने फिक्स कर ली, जिस दिन वो बैंकेट हॉल आपको मिलना था उससे कुछ दिन पहले उस एरिया में भूकंप आता है, वो बैंकेट हॉल डिमोलिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो बैंकेट हॉल वाला पर्सन अब चाहे तो भी आपको वो स्पेस नहीं दे सकता। इसका मतलब पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस समय उसे पूरा किया जाना था उस समय अब वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें उस पर्सन ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। आपने एक इम्पोर्टर को ऑर्डर प्लेस किया कि वो आपको सामान इंपोर्ट करके देगा, उसने सारा सामान इंपोर्ट करके उसको शिपिंग के थ्रू उसको मंगवाने के लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया, शिप सामान लेकर के आ रहा है, उसका शिप रास्ते में डूब जाता है, और वो जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, डूब गया, वो चाहे तो ड्यू डेट पर आपको वो चाहे भी तो भी ड्यू डेट पर वो आपको सामान नहीं दे सकता। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका आप कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, आप चाहें तो भी उसे लॉ से पूरा नहीं करवा सकते, आप उस पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ बेसिक कंडीशन क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाना अब इम्पॉसिबल हो गया है, वो कोई बहाना नहीं बना रहा है, वो इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा है, वो अपने कोई एक उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब उसको पूरा किया जाना या दोनों के द्वारा उसे पूरा किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। एक इसके अलावा एक जो कैटेगरी आती है इसी हेडिंग में वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, वो है व्यर्थनीय अनुबंध। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब आप समझेंगे तो उसमें
एक टर्म आपको हमने जो पहले समझाई थी, दैट वाज फ्री कंसेंट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा था जो 5 कारण हमने मेंशन किए थे, जो हमारे इसमें कॉयर्सन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन थे, वो कंसेंट उनमें से किसी भी वजह से नहीं दी गई होनी चाहिए। अगर वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हम मतलब एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ आपने एक पर्सन को गन पॉइंट पर रखकर, बंदूक की नोक पर रखकर उससे उसके ज्वेलरी अपने कब्जे में ले ली, आपने उससे उसकी ज्वेलरी, उसके गहने छीन लिए, और वो जो चीज़ अब आपके पास आई है उसके आप लीगल ऑनर नहीं हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं। वो पर्सन अगर आप पर केस फाइल करेगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो आपको उसकी चीज़ें ओरिजिनल पार्टी को वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर हैं और दूसरी पार्टी एग्रीड पार्टी है, जिसे पीड़ित पक्षकार कहा जाता है। सपोज़ इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें, आपने वो छीनी हुई ज्वेलरी, उसको डरा धमका कर ली हुई ज्वेलरी किसी और पर्सन को आगे बेच दी, और उस पर्सन को ये नहीं बताया कि वो ज्वेलरी चोरी की है। तो अब ये जो सिचुएशन है वहाँ पर क्या होगी कि आपने सामान बेचा, वो आपका नहीं है। अगर जिस पर्सन का वो सामान है, ओरिजिनल ऑनर है, वो आप पर केस करता है, तो आपको वो सामान उसे वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके द्वारा बेचा गया सामान, आपके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट किस बात पर निर्भर करता है? जिस पार्टी की वो चीज़ है। वो पार्टी अगर आप पर केस फाइल नहीं करती है, आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेती ही नहीं है, तो आपके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन हो सकता है कि वो वैलिड हो जाए। लेकिन अगर वो आप पर केस फाइल कर देती है, तो आपको वो चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका पूरा होना या ना होना हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता, डिफ़ॉल्टर की मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस बात पर करता है? एग्रीड पार्टी के ऊपर। अगर वो केस करेंगे हमारे ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, लेकिन केस नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई भी लीगल एक्शन वो नहीं लेंगे, वो चुप बैठे रहेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो भी सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आने वाले चैप्टर्स में हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए बार बार मेंशन करते रहेंगे। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स के अलावा इसी चैप्टर में आपका एक और पार्ट जो पेंडिंग है, जो हमने डिस्कस करना है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट इसी सेंस में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, और वो है आपका नेक्स्ट हेडिंग, जिससे कहा जाता है काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। पॉइंट है काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, ठहराव के रूप या ठहराव के प्रकार। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो आपकी एग्रीमेंट बन जाता है। दो पक्षकार हैं, एक ने ऑफ़र की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। दो पार्टीज़ हैं, दो प्रॉमिसेस हैं, दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी है। उस हम कंसेप्ट को, उस टर्म को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट की फर्दर अलग अलग कैटेगराइजेशन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहली जो उसकी टाइप है उसे कहा जाता है वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट का कोई भी, अगर वैलिड एग्रीमेंट का बड़ा सीधा सा मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। दिस मीन्स की ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर एक एग्रीमेंट में वो सारे के सारे फीचर हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें होनी चाहिए, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, या हम उसे वैलिड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड टाइप जो इसमें है वो है वॉइड एग्रीमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे पहले हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वॉइड, VOID। वॉइड का मतलब व्यर्थ, एग्रीमेंट का मतलब ठहराव। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब व्यर्थ ठहराव। एक ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड कब कहलाएगा, उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ से एनफोर्स करवाया ही नहीं जा सकता, करवाया ही नहीं जा सकता, वो क्या होगा? वो आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। एक ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया गया है, जो अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ किया गया है, जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए पर्सन के साथ किया गया है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें, अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें, अगर आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट्स की बात करें, ये सारे के सारे वॉइड हैं। ना तो इनका कोई लीगल इफेक्ट है, ना होगा, ना होने की कोई संभावना
होती है। तो वॉइड एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज पर आता ही नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो शुरू से लेके एंड तक वॉइड है, जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट होने की कोई संभावना किसी भी स्टेज पर उत्पन्न होती ही नहीं है। ये नहीं है कि वो लीगल था अब वो पूरा नहीं हो सकता, नॉट लाइक दैट। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो ना तो पूरा होगा ना उसके पूरा होने की कोई भी संभावना है। फिर इसमें एक आता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट या अनलॉफुल एग्रीमेंट वो सारे के सारे एग्रीमेंट जिन्हें करने की हमारे देश में बनाए गए अलग अलग कानूनों के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं दी जाती है। लॉ ने उन्हें फॉरबिड किया हुआ है। वो इस नेचर का है कि अगर उसे पूरा करने की परमिशन दे दी जाए तो हमारे कोई ना कोई लॉ वायलेट हो जाएंगे। उसमें हम अगर फ्रॉड की बात करें, फ्रॉड से किए गए कॉन्ट्रैक्ट, कॉयर्सन से किए गए कॉन्ट्रैक्ट, किसी को डरा धमका करके उसको ज़बरदस्ती हाँ करवा कर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए की गई सिचुएशन, वो सारी की सारी हमारी इलीगल होती हैं। उन्हें किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता। इलीगल रिमेन्स इलीगल, वो अनलॉफुल होते हैं। कानून भी उन्हें किसी भी स्टेज पर पूरा करने की परमिशन नहीं देता है और उनका कोई भी लीगल इफेक्ट अराइज होने की कोई भी संभावना ही नहीं होती है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये कहे कि जाकर के एक थर्ड पार्टी का मर्डर कर रहा, मैं उसके बदले में आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो इस केस में वो एग्रीमेंट तो है लेकिन वो क्या है, इलीगल है। उसमें सपोज़ वो पर्सन मर्डर कर देता है, उसके बाद वो जिसने इसे काम दिया था वो कहे कि मैं अब आपको पैसे नहीं देता, तो जिसने मर्डर किया है वो कोर्ट में जा कर के इस पर्सन के खिलाफ केस नहीं कर सकता कि मैंने इसके कहने पर मर्डर कर दिया है, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, क्योंकि उसका कोई लीगल इफेक्ट था ही नहीं। वो हमारा इलीगल था, वो अनलॉफुल था, वो किसी भी स्टेज पर पूरा होने की किसी तरह की कोई भी संभावना उसकी भी नहीं होती। लास्ट कैटेगरी जो इसमें आती है वो है वॉइडेबल एग्रीमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ हम जो वर्ड मेंशन कर रहे हैं वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट का पूरा होना या ना होना उस पार्टी की मर्जी पर डिपेंड करता है, जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। जैसा हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी कवर किया है कि अगर वो कॉयर्सन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से दी गई कंसेंट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना या ना होना ऐसी पार्टी की मर्जी पर डिपेंड करेगा जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। तो ये एक और इसकी टाइप है जिसे वॉइडेबल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम अब इस चैप्टर को अगर कंक्लूड करें तो जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं उसको अगर हम समराइज़ करें तो वो क्या क्या है, इसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं 3 हिस्सों में हमने इस चैप्टर को कवर किया। सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस की, फिर हमने इसको मेंशन किया और उसके अंदर मेंशन किया एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए। फिर हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस की जिसे हमने हेडिंग दिया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने इसमें यहाँ डिफ्रेंशिएशन डिस्कस किया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। उसके अलावा हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट डिस्कस किए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर आपके सिलेबस का 3rd चैप्टर था और ये एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे कंटेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इस ऑडियो प्रेजेंटेशन को बार बार सुने ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो सके और एट द एंड जब आपको इसकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी तो आप उसको भी सही तरह से इसे पूरा कर सकें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।